नमस्कार, स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में। किसान भाई बहनों, जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की है, नई नई तकनीकों का विकास हुआ है, कमाल का परिवर्तन देखा जा रहा है और ये परिवर्तन सबसे ज़्यादा खेती किसानी के कार्य में हुआ है। इसके लिए हमारी सरकार भी नई नई योजनाओं को लागू करती है, जिससे कि हमारे किसान भाई बहनों का जीवन खुशहाल बन सके। इन योजनाओं का सीधा सीधा लाभ आप सब उठा सके और हमारा भी प्रयास होता है कि कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से आप सभी को ये योजनाएं, ये जानकारियाँ, नए नए विकास आप तक पहुंचा सके। तो आइए नवीनतम जानकारियों के लिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। इस वर्ष बढ़ सकता है गेहूं उत्पादन। दिल्ली में बढ़ेगी दालों की भंडारण सीमा। कृषि वास्तविक वृद्धि दर 1.1% रहेगी। कपास निर्यात 10% घटा। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। अब खबरें विस्तार से। इस वर्ष गेहूं उत्पादन सरकार के लिए राहत लेकर आया है। तीसरे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक देश में गेहूं उत्पादन जून में समाप्त हो रहे फसल वर्ष 2015-16 में 9.4 करोड़ टन रहने का अनुमान है। इस वर्ष गेहूं उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान सरकार के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। जून में समाप्त हो रहे फसल वर्ष 2015-16 में यह बढ़कर 9.4 करोड़ टन रह सकता है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से तकरीबन 75.1 लाख टन अधिक होगा। लगातार सूखे जैसी स्थिति के बावजूद यह आंकड़े सामने आए हैं। गेहूं के अधिक उत्पादन ने इसके आयात संबंधी संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। केंद्र सरकार वर्ष 2016-17 में किसानों से तकरीबन 2.8 करोड़ टन गेहूं खरीदने की योजना बना रही है, लेकिन निजी कारोबारियों द्वारा अधिक खरीद के चलते सरकारी खरीद में कमी आ सकती है। करनाल स्थित गेहूं शोध निदेशालय के कार्यकारी निदेशक के अनुसार मार्च में हुई बारिश गेहूं की फसल के लिए अच्छी साबित हुई है। दालों की बढ़ती कीमतों के बीच दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में इसकी भंडारण सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। दिल्ली सरकार ऐसे समय में भंडारण सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है जब केंद्र ने सभी राज्यों को दालों की जमाखोरी रोकने के लिए इनके भंडारण की सीमा तय करने को कहा है। दिल्ली सरकार दालों की भंडारण सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। दिल्ली में दाल कारोबारियों की फिलहाल 2000 क्विंटल तक दाल भंडारण करने की अनुमति है, लेकिन वे राज्य में उत्पादन नहीं होने का हवाला देकर ये सीमा खत्म करने की मांग कर रहे हैं। वे गोदामों को नियमित करने की मांग भी कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुरानी दिल्ली की अनाज मंडी में कारोबारियों के एक कार्यक्रम में कहा कि भंडारण सीमा बढ़ाने के मसले पर जल्द ही कारोबारियों के साथ बैठक की जाएगी और सभी तथ्यों पर चर्चा कर कुछ निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में दलहन का उत्पादन नहीं होता, लेकिन दालों की खपत बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा दालें दूसरे राज्यों को भी भेजी जाती हैं। इस पर कारोबारियों का मानना है कि भंडारण सीमा 2000 क्विंटल से बढ़ाकर 5000 क्विंटल की जा सकती है। देश की वास्तविक कृषि सकल मूल्यवर्धन वृद्धि दर 2015-16 में बढ़कर 1.1% रहने का अनुमान है। नोमुरा की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष कृषि वृद्धि दर बढ़ने का अनुमान है। इस वर्ष 2015-16 में देश की वास्तविक कृषि सकल मूल्यवर्धन वृद्धि दर बढ़कर 1.1% रहने का अनुमान है। जापान की वित्तीय विविधीकरण से कृषि उत्पादन और कृषि आय में उतार चढ़ाव घटा है, जिससे उत्पादन बढ़ने में मदद मिली है। पहले ये मुख्य रूप से खाद्यान्न के प्रभुत्व वाला क्षेत्र था। अब इस क्षेत्र में बागवानी और पशुपालन आदि का भी महत्व बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्यान्न उत्पादन पर समय के साथ निर्भरता कम होने से कृषि जीडीपी की वृद्धि दर में उतार चढ़ाव घटा है। भारत का कपास निर्यात सितंबर को समाप्त होने वाले चालू वर्ष में करीब 10% घटकर 60 लाख गांठ रह जाने की संभावना है, क्योंकि घरेलू कीमतों में वृद्धि ने इसको वैश्विक बाजार में गैर प्रतिस्पर्धी बना दिया है। इस वर्ष देश का कपास निर्यात 10% कम रह सकता है। वजह घरेलू कीमतों में तेजी का होना है। भारत ने विपणन वर्ष 2014-15 में 67 लाख गांठ कपास का निर्यात किया था। भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम जैसे देश हैं। भारतीय कपास निगम के अनुसार अभी तक 50 लाख गांठों का निर्यात किया गया। घरेलू कीमतों की तेजी को देखते हुए वर्ष 2015-16 में कुल कपास निर्यात करीब 60 लाख गांठों का ही हो सकता है।
खेती किसानी में मौसम का अहम योगदान है, इसलिए किसान भाइयों आपके लिए मौसम की जानकारी काफी अहम हो जाती है ताकि आपकी कृषि आसान हो व उत्पादन ज्यादा हो जाए। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर में बादल व हिमाचल और उत्तराखंड के सभी भागों में बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं देश के उत्तर पूर्वी भाग जैसे सिक्किम में बादल छाए रहेंगे व असम व अरुणाचल प्रदेश में बारिश के आसार हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में छुटपुट बादल छाए रहने का अनुमान है। देश के निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटक व तमिलनाडु में बादल व केरला में बारिश की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, खत एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें हम अपने मन की बात को आसानी से लिखकर दूर दराज से भेज सकते हैं। लेकिन अब तो विज्ञान का ज़माना है, ई क्रांति का ज़माना है। आप अपने ईमेल के ज़रिए जल्द से जल्द हम तक आप अपनी राय भेज सकते हैं और इस बात का हमें आसानी से मालूम होता है कि आप हमारे कार्यक्रम को कितने ध्यान से देखते हैं, क्योंकि आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन आपकी ईमेल्स, आपकी चिट्ठियां हम सहेज कर समेट कर अपने इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं और आपको इंतज़ार रहता है अपने खतों और ईमेल के जवाबों का। तो आइए जुड़िए और जानिए अपने खत और ईमेलों का जवाब हमारे कृषि वैज्ञानिक से। किसान भाइयों, कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको दे सके खेती संबंधी नई जानकारी, जिससे कि हो सके आपकी समस्याओं का समाधान। और बावजूद इसके भी यदि आपकी कोई समस्या रह जाती है तो हर शुक्रवार को हम देते हैं आपकी चिट्ठियों के जवाब, कार्यक्रम आपकी चिट्ठी आपके ईमेल में। और आज आपकी चिट्ठियों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर YR मीणा जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, पहली चिट्ठी आई है बसंत कुमार सूर्यवंशी की, बालोद जिला भरई से, और ये लिखते हैं कि आलू की बुआई एवं अच्छी किस्म की प्रजाति, साथ ही ये भंडारण के बारे में भी विस्तार से जानकारी चाहते हैं। हमारे किसान भाई ने उत्तर प्रदेश से सवाल किया है आलू की खेती के बारे में। और आलू, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही प्रमुख फसल है, खासकर सब्जियों में। हर सब्जी में आलू का इस्तेमाल होता है और आलू के बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। कई तरह से इसको प्रोसेस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि चिप्स, एक 15-20 ग्राम का चिप्स का पैकेट आपको कितने पैसे का मिलेगा, जबकि आलू का भाव काफ़ी कम हो जाता है सीजन में, और कई बार आलू का भाव काफ़ी बढ़ भी जाता है। तो सबसे अच्छी बात है कि जब हमारे पास आलू का अच्छा उत्पादन हो तो हम उनको भंडारण करें ढंग से। हमारे किसान भाई का ये भी सवाल है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, आलू की जो आप खेती करते हैं तो पहले से ये सोच के किस्में लगाएं। एक तो लंबे समय तक आपको आलू मिलता रहे जिससे बाज़ार में अच्छे दाम मिलें, और दूसरा, आप अगर प्रोसेस करते हैं, आलू के उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, या किसी कंपनी से टाई अप करते हैं जिससे आपका खेत में ही आलू बिक जाए और अच्छे दाम मिल सकें, तब प्रोसेस करने वाली जो किस्में हैं उनको लगाएं। किस्में हमारे पास ढेर सारी उपलब्ध हैं देश में, जैसे हमारा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में है। इसके 2-3 सेंटर हैं, एक पटना बिहार में और मेरठ में मोदीपुरम। ये जो अनुसंधान केंद्र हैं दिन रात यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक काम करके ढेर सारी किस्में विकसित की हैं, जैसे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोक,
कुफरी बादशाह, इस तरीके से कई सारी कुफरी सतलज, बहुत सी किस्में हैं। और प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, उसके उत्पाद बनाने आपको आलू के, तो चिप्सोना सीरीज में चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, चिप्सोना 3, इस तरीके से कई सारी। चिप्सोना का मतलब जैसे आप चिप्स बनाने की बात है या कोई और आलू का प्रोडक्ट बनाना है, तो उस तरीके से इन किस्मों का विकास किया गया है। अच्छी जगह से कोशिश करें कि सरकारी संस्थान से या आलू अनुसंधान केंद्र से आप बीज खरीदें उन्नत प्रजाति का, और जो आपके क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई है, और उसको सही समय पर अगर आप लगाते हैं उपचारित करके। आलू के बीज को आमतौर पर 3% बोरेक्स जो दवा है उसका सॉल्यूशन बना करके उसमें करीब करीब 15 मिनट तक डिबो करके रखें और फिर उसको लगाएं, तो कई तरह की बीमारियों से आप निपट सकते हैं। और अधिक जानकारी आपको लेनी हो तो मैंने जो केंद्र बताएं आलू अनुसंधान केंद्र, वहां पर आप संपर्क करके प्रशिक्षण ले सकते हैं, बीज प्राप्त कर सकते हैं, और आलू की खेती से संबंधित कृषि साहित्य भी आप वहां से ले सकते हैं। तो मीना जी देखिए, ये ईमेल हमारे पास आया है अनिल तोमर का, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। ये लिखते हैं कि भाई देखिए, अरहर की बुआई का सही समय क्या है और तरीका सही क्या है, इस बारे में जानकारी। अरहर की बुवाई खासकर जून जुलाई के महीने में करते हैं। खरीफ वाली आमतौर पर ये फसल है, तो इसमें 2 तरह की किस्में हैं। एक अगेती, जिसको हम कहेंगे जून के प्रथम सप्ताह से आप लगा सकते हैं, जिसमें पारस है, UPAS 120 है, और T21 और पूसा 992, ये किस्में हैं। इनको आप जून में लगा सकते हैं, अगेती हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं। इसके अलावा दूसरी किस्में जिनको आप जुलाई में लगा सकते हैं, उसमें बहार, अमर, आज़ाद, पूसा 9, इसके अलावा पंत अरहर 1 और पंत अरहर 2, ये किस्में हैं। इसके अलावा और भी कई सारी किस्में उपलब्ध हैं देश में जो बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। अरहर या तुअर आपने सुना होगा, आजकल काफ़ी चर्चा में है। बहुत अच्छे इसके भाव किसानों को मिल सकते हैं अगर सही तरीके से सही समय पर हम इसको लगाएं। एक तो उन्नत जातियां लें और बीज को उपचारित करके लगाएं, या तो आप किसी ऐसी संस्था से जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन है या राज्य बीज निगम है, वहाँ से बीज खरीदें तो आपको उपचारित बीज पैक किया हुआ थैलियों में मिलेगा, आपको उपचारित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या किसी और सोर्स से आप बीज लेते हैं तो उसको उपचारित करके लगाएं। 2 ग्राम थीरम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उपचारित कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैट पर अगर लगाते हैं रिज बना करके, तो उसमें अरहर का उत्पादन और अच्छा होता है। तो निश्चित तौर पर आप वैज्ञानिक तरीके से उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करते हुए और सही कृषि क्रियाएं करते हुए अगर अरहर की खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छा मुनाफा और लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, सरकार द्वारा जैविक खेती पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और हमारे किसान भाई भी इस तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। ऐसी के एक जागरूक किसान है डॉक्टर मीणा जी, अंजू यादव, और इन्होंने ईमेल लिखा है और ये कहती हैं कि भाई जैविक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। जैविक खेती खासकर आजकल काफ़ी चर्चा में रहती है, और क्यों ना हो, क्योंकि जैविक जो उत्पाद हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर हैं, उनका स्वाद भी अच्छा होता है। और किसान अगर सही तरीके से जैविक खेती करते हैं तो लागत जो खेती की है वो भी कम आती है। लागत कम क्यों आती है? क्योंकि जैविक खेती में हमारे खेतों पर या हमारे फार्म पर जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका उपयोग करते हुए, फसल चक्र का इस्तेमाल करते हुए और सही कृषि क्रियाओं को अपना करके, अच्छे बीज लगा करके हम बिना ज़्यादा किसी लागत के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। शुरू में हो सकता है थोड़ा उत्पादन कम मिले, लेकिन लंबे समय तक अगर हम जैविक खेती करते हैं जिसमें कंपोस्ट है या ग्रीन मैन्योरिंग जो हरी खाद है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, या जैव उर्वरक जिसमें राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, इस तरीके के जीवाणु वाली खाद होती है, उनका इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब केमिकल रहित, कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड या जो रासायनिक खाद हैं उनका इस्तेमाल किए बिना अगर हम खेती करते हैं और उसमें सिर्फ हमारा जैसे गोबर की खाद, गौमूत्र या जैव उर्वरक, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, इनका इस्तेमाल करके सही तरीके से कृषि क्रियाएं करते हैं तो हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हमारे जो जैव उत्पाद हैं, जैविक खेती से जो भी हम उत्पाद लेते हैं, चाहे फल सब्जियां हों या दलहन तिलहन या खाद्यान्न हों,
उनका बाजार में भाव भी अच्छा मिलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना, ये एक योजना लागू की है। इस योजना के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया जाता है, उनको वित्तीय सहायता दी जाती है और एक क्लस्टर के फॉर्म में एक जगह करीब करीब 50 से 100 किसानों को इस तरीके के खेती के लिए प्रेरित करके और उनको जो सर्टिफिकेट की व्यवस्था है वो भी वहीं पर उपलब्ध कराया जाता है और वित्तीय सहायता दी जाती है। और ये सब कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों की देखरेख में चलता है, जिससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलता है और किसी तरीके की सर्टिफाई करने के लिए या प्रमाणित कराने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती। तो परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को इन दिनों काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। उसमें वर्मी कंपोस्ट जो केंचुए की खाद बनाने की प्रक्रिया है, ग्रीन मैन्योरिंग है या दूसरी जो प्रक्रिया हैं, सभी गतिविधियां उसमें आती हैं और किसान इसको अपना करके जैविक खेती कर सकते हैं और अपना जो उत्पाद है खेती का उसको और बेहतर और अच्छा स्वास्थ्यवर्धक बना करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। और जो मीना जी अगला हमारे पास मेल आया है वो है आलोक मिश्रा का, गोपालगंज बिहार से, और ये लिखते हैं कि भी फसल बीमा योजना क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक योजना आरंभ की है जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से काफ़ी चर्चा में रही है और कोशिश की है सरकार ने कि दूरदर्शन, समाचार पत्र, आकाशवाणी, इसके माध्यम से हर किसान तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए कि अभी तक की जितनी भी फसल बीमा की योजनाएं थी उन सब में सुधार करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी जो योजना है जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम लिया गया है, ये अभी आने वाले जो खरीफ सीजन है इससे लागू हो जाएगी देश भर में। खासियत इसकी है कि अभी तक की जो दर होती थी, प्रीमियम होती थी, जो किसानों को पैसा भुगतान करना होता बीमा के लिए, वो दर बहुत कम रखी गई है। जैसे खरीफ मौसम के लिए 2% और रबी मौसम के लिए जो भी बीमित राशि होगी उसका 1.5%। इसके अलावा बागवानी वाली फसलें हैं या वाणिज्यिक फसलें हैं उनके लिए 5% तक ये बीमित राशि रखी गई है। और एक और ख़ासियत है कि मान लो आप किसी कारण से फसल ही नहीं लगा पाए, विपरीत परिस्थितियां हुई, मौसम ख़राब हुआ, आप इंतज़ार करते रहे आपको फसल लगानी है लेकिन आप नहीं लगा पाए या नियमित रूप से बारिश होती रही, उस स्थिति में भी किसानों को 25% तक उनको उसमें मदद मिलती है कि वो उसको क्लेम कर सकें। इसके अलावा जैसे पहले था कि पूरे देश में अलग अलग रेट होती थी, एक राज्य में ही कई तरह की रेट होती थी, कई सारी कंपनियां काम करती थी। अब एक फसल एक दर ये पॉलिसी है पूरे देश में और उसी तरीके से इसको लागू किया गया है। एक इसका आकलन जो करते हैं नुकसान का, उसके लिए भी क्या था कि पूरे क्षेत्र को लिया जाता था। तो क्या होता था, किसी गांव में ओले पड़ गए, ओलावृष्टि होगी या तूफान आ गया, वो कभी कभी छोटे क्षेत्र में भी आता है, तो ऐसे किसान वंचित रह जाते थे लाभ से। अभी एक गांव में ही मान लो आधे क्षेत्र में ओलावृष्टि या कोई इस तरीके की बात होती है तो वहाँ जो भी किसान प्रभावित होंगे उनको उसका आकलन करके पैसा मिलता है। यानी खेत के आधार पर, क्षेत्र के बजाय खेत के आधार पर आकलन की व्यवस्था की गई है। और जो भी किसान ऋण लेते हैं, ऋणी किसानों के लिए तो ये अनिवार्य है कि उनको फसल बीमा उनका होना ही होना है। और बाकी जो किसान हैं जो ऋण नहीं लेते, उनके ऊपर स्वैच्छिक है कि वो लेना चाहें, उसको अपनाना चाहें तो अपनाएं, जिससे जब भी विपरीत परिस्थितियां हों, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो या ऑफ सीजन जो बारिश है उस तरीके की कोई परिस्थितियां हों तो किसानों को उसका मुआवजा मिल जाए। एक और पहले जो नहीं कवर होता था, जैसे फसल कटाई के बाद भी अगर कोई पानी या बाढ़ या इस तरीके के हालात होते हैं तो कटाई के बाद आपके खेत में या खलियान में जो खाद्यान्न पड़ा हुआ है वो अगर नष्ट होता है, उसमें कोई नुकसान होता है तो उसको भी किसानों को क्लेम करने का हक है और उसका पूरा जो भी मुआवजा नियमानुसार बनता है वो दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी फसल बीमा योजना है और किसानों को बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं हमारे देश में किसी क्षेत्र में सूखा, कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं ओलावृष्टि, ये जो चीज़ें हैं विपरीत परिस्थितियाँ जो मौसम के हिसाब से, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं और हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है।
तो इससे निपटने के लिए आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा लाभ लें और इसके भागीदार बने, जिससे कहीं आपके क्षेत्र में कोई विपरीत परिस्थितियां आएँ तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ धनराशि इस योजना के तहत मिल सके और आप उस संकट से उबर सकें। डॉक्टर मीणा जी, आज आपने काफ़ी विस्तार से हमारे किसानों की समस्याओं का समाधान बताया और साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो किसान भाई बहनों, ये था कृषि दर्शन का आज का अंक। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव, विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी राय अपने खतों के माध्यम से, अपने ईमेल के माध्यम से हमें भेजते रहिए। अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे एक नए अंक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।